Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Lecture 37 Language Review Sentence 2. Like previous lecture, ये lecture भी important है. छोटे छोटे short question है और MCQs हैं जो जैसे कि हमारे पास आती fill in the blanks, वो वाले इसमें MCQs मौजूद हैं. तो लेक्चर एंड तक ज़रूर देखिएगा. 10 मिनट में आपका ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम. लैक ऑफ पैरेललिज्म. इसमें क्या है कि पैरेललिज्म रेफर्स टू द प्रिंसिपल दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच आर द सेम इन फंक्शन एंड शुड बी द सेम इन स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है कि ये वो स्ट्रक्चर और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनका क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है और वो एक ही सेंटेंस के पार्ट्स को रेफर कर रहे होते हैं. ठीक है. उसके बाद है चॉपी सेंटेंसेस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है. इसमें क्या आपने करना है कि अवॉइड यूजिंग टू मैनी शॉर्ट सेंटेंसेस दैट विल क्रिएट चॉपी प्रोस. सेंटेंसेस में छोटे छोटे सेंटेंस नहीं बनाने जिससे सेंटेंस क्या होता है, चॉपी सेंटेंस हो जाता है. वेरी योर सेंटेंस टाइप्स एंड कंबाइन शॉर्ट रिलेटेड सेंटेंसेस बाय मेकिंग सम एलिमेंट्स डिपेंडेंट क्लॉजेज और फ्रेजेस. डिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेजेस आपने बनाने हैं जिससे क्या होगा, आपके सेंटेंस जो होंगे वो थोड़े से लेंथी हो जाएंगे और छोटे छोटे जो सेंटेंस होंगे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे. ठीक है. इसको आपने याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स टू इंश्योर क्लियरिटी, यानी सफाई शफाई जो हमारे पास सेंटेंस की होगी उसको इंश्योर करने के लिए प्लेस योर मॉडिफायर्स केयरफुली. अपने मॉडिफायर्स को केयरफुली उनको प्लेस करना है. मेक श्योर दैट योर प्लेसमेंट ऑफ मॉडिफायर्स डज नॉट इंटरप्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर और क्रिएट एम्बिग्यूटी. आपने जो मॉडिफायर सही जगह पर लगाने हैं सेंटेंस के, अगर वो आप सही जगह पर नहीं लगा रहे तो वो आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा. ठीक है. और इसी को नाम दिया गया है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स का. उसके बाद हमारे पास है इंटरप्टेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको आपने इंटरप्ट कर दिया. इंटरप्ट कैसे किया, आपने मॉडिफायर प्लेस कर दिया है, रख दिया है एक सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में, एंड बिटवीन द वर्ब एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो आपने मॉडिफाई रखा है वो आपके स्ट्रक्चर को, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको वीक कर देगा एंड मेक द सेंटेंस डिफिकल्ट टू इंटरप्ट. इन जनरल द लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड मॉडिफायर वीकन्स द सेंटेंसेस. ना तो शॉर्ट सेंटेंसेस रखें और ना ही लॉन्ग सेंटेंसेस रखें और उनमें जो है मॉडिफायर प्लेस करें सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान. ये आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इंटरप्ट कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं. ठीक है. उसके बाद है मॉडिफायर्स ऑफ नाउन्स. ये नाम से ज़ाहिर होता है कि नाउन्स के मॉडिफायर है. इनको आप पहले या बाद में, नाउन्स के जो है नाउन से पहले या बाद में इनको रख सकते हैं, लगा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास एडवर्ब मॉडिफायर्स, ये इंपॉर्टेंट है. एडवर्ब्स शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर दे मॉडिफाई. यानी जिन सेंटेंसेस को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं एडवर्ब को वहाँ पर प्लेस करना है, उनके बहुत ही नज़दीक प्लेस करना है, जिससे क्या होगा, आपके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा. एडवर्ब मॉडिफायर्स जस्ट आपने इतना करना है. उसके बाद हम बात करेंगे डैंगलिंग मॉडिफायर्स की. ठीक है. जो डैंगलिंग मॉडिफायर्स है, ये मॉडिफायर whose connection to the sentence is implied or intended but not actually made explicit is said to dangle. यानी आपने कनेक्शन उसको कनेक्ट किया है, एक सेंटेंस में लगाया है मॉडिफायर को, लेकिन वो उस सेंटेंस को जो एक्सप्लिसिट पर्पज़ है, यानी उसको एक्सप्लेन करने का, जो उसको बयान करने का मकसद है, वो पूरा नहीं कर रहा. तो ये सेंटेंस, ये जो मॉडिफायर, इसको हम डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं. ठीक है. डैंगलिंग मॉडिफायर डिट्रैक्ट फ्रॉम द क्लियरिटी ऑफ योर राइटिंग. आपकी राइटिंग की जो क्लियरिटी उसको डिट्रैक्ट कर देगा, उसको बिगाड़ देगा. सो यू शुड मेक श्योर योर मॉडिफायर्स आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड टू द वर्ड्स दे मॉडिफाई. यानी जिन वर्ड्स को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपका जो मॉडिफायर है वो उसके साथ सही तरह से कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो सेंटेंस होगा वो सही होगा. ठीक है. उसके बाद है डबल नेगेटिव्स. सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि हम डैंगली मॉडिफायर को रिपेयर किस तरह कर सकते हैं. हाउ टू रिपेयर डैंगली मॉडिफायर. टू रिपेयर डैंगलिंग मॉडिफायर, ऐड द नाउन और फ्रेज टू होम द मॉडिफायर वाज इंटेंडेड टू मॉडिफाई एंड रिफ्रेज द सेंटेंस अकॉर्डिंगली. नाउन और फ्रेज ऐड करना है उस जगह पर जहाँ पर हम मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफायर को मॉडिफाई कर रहे हैं. ठीक है. इससे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. ये जो 2 लाइन्स ऐड वाली थी, ये है इसका क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. उसके बाद है डबल नेगेटिव्स. यूज़ वन नेगेटिव वर्ड टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव आइडिया. नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा हम नेगेटिव वर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं. इन इंग्लिश यूजिंग 2 नेगेटिव वर्ड्स टू एक्सप्रेस 1 नेगेटिव आइडिया क्रिएट्स अ पॉजिटिव रादर देन अ नेगेटिव इंटरप्रिटेशन.
इंग्लिश में अगर आप नेगेटिव वर्ड्स को बयान करना चाहते हैं, नेगेटिव आइडिया को बयान करना चाहते हैं, तो अगर दो आप नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो ये एक पॉजिटिव आइडिया को बयान करता है रादर देन नेगेटिव। ठीक है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डबल नेगेटिव्स इन अ सेंटेंस। डबल नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव आइडिया क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉल्टी कंपैरिजन। कंपेयरिंग वन आइटम विद अनदर कैन बी वेरी पावरफुल वे टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस। यानी एक आइटम को दूसरे आइटम के साथ कंपेयर करना बहुत ही काबिल भरोसा और बहुत ही अच्छा वे है उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का, जैसा कि नाम से जा रहा है कंपैरिजन। लेकिन फॉल्टी कंपैरिजन क्या होता है कि टू मेक योर कंपैरिजन इफेक्टिव हाउएवर यू मस्ट मेंटेन पैरेललिज्म इन योर कंपैरिजन, इंक्लूड द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन, एंश्योर दैट योर कंपैरिजन इज नॉट एम्बिगस। इसमें जो याद करने की चीज़ है वो यहाँ तक है। ठीक है, कि आप फॉल्टी कंपैरिजन को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी सेंटेंस में पैरेललिज्म मेंटेन करना है, बस अपना कंपैरिजन जो है उसमें पैरेललिज्म मेंटेन करना है। ठीक है, तो फॉल्टी कंपैरिजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि नॉन पैरेलल कंपैरिजन। व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ कंपैरिजन यू मस्ट मेक दी टू आइटम्स बीइंग कंपेयर्ड पैरेलल इन स्ट्रक्चर। आप अगर दो जो हैं सेंटेंसेस, दो आइटम्स उनको कंपेयर कर रहे हैं तो आपको उनको पैरेलल इन स्ट्रक्चर में कंपेयर करना पड़ेगा, तभी नॉन पैरेलल कंपैरिजन होगी। ठीक है, जैसा कि ही लाइक्स क्रिकेट प्लेइंग फुटबॉल, इनकरेक्ट है, ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, ये दो हमारे पास, ये आपने इसकी एग्जांपल याद करनी क्योंकि ये ऐसे ही उठाकर दे देगा और आपको इस एग्जांपल आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो डिफरेंशिएट भी पूछ सकता है कि फॉल्टी कंपैरिजन और नॉन पैरेलल कंपैरिजन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और इनके अलग अलग डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही। ठीक है, उसके बाद है इनकम्प्लीट कंपैरिजन। Incomplete comparison detract from the clarity of your writing, and to be complete a comparison must include both the item being compared and the item it is being compared with. इनकम्प्लीट कंपैरिजन क्या होता है कि वो आपकी क्लैरिटी, जो राइटिंग की क्लैरिटी, उसको डिट्रैक्ट कर सकता है, तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। लेकिन आपने क्या करना है कि इसको अवॉइड करना है कि दोनों जो हम आइटम तो कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों को आपने कंपेयर करना है, उन दोनों को एक ही जगह पर रखना है। ठीक है, ये ना हो कि आप जो है एक आइटम लें और उसको उसकी जो सही कंपेयर वाली है उसके साथ कंपेयर करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो इनकम्प्लीट कंपैरिजन है वो रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, शोएब अख्तर इज़ अ बेटर प्लेयर, इनकरेक्ट है ये। ठीक है, किस से बेटर प्लेयर है? ब्रैटली से। शोएब अख्तर इज़ अ बेटर प्लेयर देन ब्रैटली, ये इज़ करेक्ट है। ठीक है, ये इतना करना है, उसके बाद ये करना है। ठीक है, इतना आपने करना है, अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद है कि इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट्स बी कंसिस्टेंट इन योर चॉइस ऑफ टेंस, मूड, पर्सन, वॉइस। अपना आपने जो टेंस चूज़ किया है, मूड चूज़ किया, पर्सन या वॉइस है, उस पर कंसिस्ट रहें, पक्के रहें। एंड शिफ्टिंग एनी ऑफ दीज कैटेगरीज विदाउट गुड रीज़न विल डिट्रैक्ट फ्रॉम द क्लैरिटी ऑफ योर राइटिंग। अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं इन रीज़न, बगैर किसी सही रीज़न के, इन ये जो कैटेगरीज़ हैं, तो आपकी जो राइटिंग है उसकी जो क्लैरिटी है वो नहीं रहेगी। ठीक है, ये होती है इनअप्रोप्रिएट शिफ्ट, यानी आप बगैर सही रीज़न के, गुड रीज़न के, एक चीज़ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है इनअप्रोप्रिएट शिफ्ट्स इन टेंस। टेंस क्या है कि अगर आप इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, यानी आप पास्ट टेंस में थे और आपने क्या किया, प्रेजेंट टेंस में चले गए, तो ये आपके जो पैराग्राफ की कंसिस्टेंस है उसको रिमूव कर देगा और क्लैरिटी भी रिमूव हो जाएगी। इसमें क्या है कि पैराग्राफ शुड बी कंसिस्टेंट होता है। अगर आप वर्ब टेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड अ शिफ्ट इन टेंस विदाउट रीज़न डिस्टॉर्ट द सीक्वेंस, वही बात, यानी जो सेंटेंस है उसमें आपने क्या करना है, उसका जो सेंटेंस था पास्ट टेंस में है तो उसको जो है प्रेजेंट टेंस में नहीं कन्वर्ट करना, इस शिफ्ट नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि आपका सेंटेंस की जो क्लैरिटी है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद है इनअप्रोप्रिएट शिफ्ट्स इन मूड। आप मूड में कंसिस्टेंट रहें, अपनी वॉइस जो चॉइस की है आपने मूड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप यानी आपने कंबाइन नहीं करना इम्परेटिव क्लास को और इंडिकेटिव क्लास को इन द सेम सेंटेंस। यानी फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है जिसमें मैं साथ ही में आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ और इंडक्टिव क्लास भी बयान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा, जो रीडर होगा उसको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। Choose the tenses of your verbs accurately to express the timing or sequence of events that you are describing. यानी आपने टेंसेस जो आप चूज़ कर रहे हैं उनको अपने वर्ब्स के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक, अपने सीक्वेंस के इवेंट्स के मुताबिक आपने डिस्क्राइब करना है। इससे क्या होगा, आपका जो
टेंस होगा, आपके जो सेंटेंस होगा वो बरकरार रहेगा। ठीक है, इतना आपने इसको याद करना है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। To emphasize that an event occurred or was completed before another event, use a form of the perfect auxiliary have। यानी ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे हैं कि एक इवेंट्स पहले अगले इवेंट से पहले हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो इसको एम्फसाइज करने के लिए हम परफेक्ट एक्सिलरी हैव इस्तेमाल करते हैं। ये जो हैव लिखा हुआ है ये एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद है प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन रेफरेंस में हम रेफ़र करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोनाउन विद इट्स इंटेंडेड इंटेंसिडेंट, यानी एक प्रोनाउन और उसका जो इट्स इंटेंसिडेंट है उसके साथ हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें प्रोनाउन रेफरेंस है। टू कॉमन प्रॉब्लम जो प्रोनाउन रेफरेंस में होती है उसमें एक प्रोनाउन रेफरेंस है, उसमें अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस और ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस है। यानी एक अनक्लियर जो मुकम्मल तौर पर क्लियर वाज़ह ना हो और दूसरा ब्रॉड यानी जो बहुत ज़्यादा दिया हुआ हो। तो इन दोनों को इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। दो प्रॉब्लम्स इसमें कॉमन होते हैं, तो इसको आपने याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद है अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस। यूज अ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन ओनली इफ द कनेक्शन टू द इंटेंडेड एंटीसेडेंट ऑफ द प्रोनाउन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। यानी प्रोनाउन के बजाय नाउन को इस्तेमाल करना है जब इंटेंसिडेंट और प्रोनाउन के दरमियान जो तल्लक है, कनेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, make sure no other nouns with the same gender and number appears between the your pronoun and its intended antecedent। यानी ये भी आपने देखना है कि नाउन जो है उसका सेम जेंडर और नंबर जो है उस प्रोनाउन और इंटेंडेड इंटेंसिडेंट के दरमियान ना आए, अदरवाइज योर प्रोनाउन रेफरेंस में भी अनक्लियर। तो अगर ऐसा होगा तो जो है आपको प्रोनाउन वो अनक्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद है ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस। Use a demonstrative pronoun only if the connection to the intended antecedent of the pronoun is quite strong। demonstrative pronoun का क्या मतलब है कि जो आपके जो सेंटेंस है उसको वाज़ह कर दे, डिमोन्स्ट्रेट कर दे, बयान कर दे। ठीक है, और इसको आपने तभी इस्तेमाल करना जब प्रोनाउन और इसके एंटीसीडेंट के दरमियान जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो, अदरवाइज योर जो है रेफरेंस वो भी टू ब्रॉड होगा और अनक्लियर होगा। उसके बाद है प्रोनाउन केस है। प्रोनाउन में 3 केसेस होते हैं। सब्जेक्टिव इन विच द प्रोनाउन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव इन विच द प्रोनाउन फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट, एंड पोजेसिव इन विच द प्रोनाउन फंक्शन एज अ पोजेसिव। 3 कॉमन प्रोनाउन केसेस हैं जो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है आई, ऑब्जेक्टिव मी, पोजेसिव आई माई मी, यू ही हिम हिज एंड शी हर हर, इट इट्स। इनको आपने याद रखना है। उसके बाद है वी अस वर दे देम देयर हु हुम हुज हुमएवर हूएवर हुमएवर हुज। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोजेसिव हैं। ये सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ जो लेक्चर वो इख्तिताम होता है और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।